गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनु द्वारा बताए गए राजा अथवा राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मनु ने अपनी रचना मनु स्मृति में राजा के कार्यों का समुचित वर्णन किया है। राजा के मुख्य कार्यों में उन्होंने बताया है कि प्रजा की रक्षा, प्रजारंजन यानी लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह तथा न्याय व्यवस्था का संचालन और परराष्ट्र संबंधों यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों का संचालन आदि प्रमुख हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रजा रक्षण का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी और मात्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी बलवान निर्बल को मार डालता है या उसका शोषण करता है, तो ऐसी मात्स्य न्याय की स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इसलिए राज्य की जो रचना हुई है वो प्रजा की रक्षा के लिए हुई है। इसलिए राजा का सर्वप्रथम दायित्व प्रजा की रक्षा करना ही है। मनु के अनुसार राज्य को अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ताकि जो शक्तिशाली या बलवान व्यक्ति हैं वो निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार कर सकें और निर्बलों पर अत्याचार रोका जा सके। राज्य में जो अनाचार है, व्यभिचार है, चोरी डकैती है, उसको भी दंड के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। आपराधिक तत्वों के साथ साथ बाह्य आक्रमण और बाह्य जो भी तत्व हैं उनके द्वारा जो आक्रमण किया जाता उससे रक्षा करना भी राज्य का प्रमुख दायित्व है। तो प्रजा की सुरक्षा करना राजा अथवा राज्य का प्रमुख दायित्व है। दूसरा है लोक कल्याण, यानी जिसे प्रजारंजन शब्द भी मनुस्मृति में प्रजा के कल्याण या लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग किया गया है। मनु ने कहा है कि प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। राजा प्रजा से जब ही कर प्राप्त कर सकता है जब वह प्रजारंजन यानी लोक कल्याण के अपने दायित्वों को पूरा करे। वो प्रजा की आज्ञाकारिता प्राप्त करने का अधिकारी भी जब ही है जब वह लोक कल्याण से संबंधित कार्य करे। राजा को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में प्रजा की सहायता करनी चाहिए। मनु ने राजा को ये परामर्श दिया है कि उसे समय समय पर प्रजा के सुख दुख आदि की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए और राजा को ही इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो निरंतर प्रजा को उपलब्ध होती रहें। तो प्रजा का पालन या लोक कल्याण भी राजा का प्रमुख दायित्व है। आगे राज्य के दायित्वों में चर्चा करते हुए मनु ने कहा है कि राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए उसके पास एक सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए राजा को योग्य व्यक्तियों को चुनकर अधिकारी और कर्मचारी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और राजा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वे प्रजा के प्रति जो अपने दायित्व हैं उनका ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं, कहीं वे जनता से अनुचित रूप से धन लेकर भ्रष्ट आचरण तो नहीं कर रहे हैं। ये सब सुनिश्चित करना, देखना, ये सब राजा का कार्य है।
चौथा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है वह है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण, यानी अर्थव्यवस्था पर भी राजा का अर्थव्यवस्था के संचालन और नियंत्रण पर भी राजा का अधिकार होना चाहिए। यानी राजा का ये कर्तव्य है कि वह अर्थव्यवस्था का ठीक ढंग से संचालन करे और प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करता रहे। कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था करे और प्रजा के प्रति जो अपराध होते हैं, जैसे मिलावट करना, कम तोलना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य ले लेना आदि से प्रजा की रक्षा करे। तो प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करे। उसका अधिकारी वह तभी होगा जब वह अर्थव्यवस्था के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। अर्थव्यवस्था के संचालन के बाद मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के नियमन और निर्वाह की बात भी कही गई है। अर्थव्यवस्था के पश्चात सामाजिक व्यवस्था का नियमन भी राजा का एक दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में समाज को 4 भागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्यों द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। अगर विभिन्न वर्ण अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो राज्य उनके प्रति बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है मनुस्मृति में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, राज्य का यह दायित्व भी है कि वह ये देखे कि प्रत्येक व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का ठीक ढंग से निर्वाह कर रहा है अथवा नहीं। मनुस्मृति में राजा को एक विशेष दायित्व यह भी सौंपा गया है कि वह राज्य में न्याय की समुचित व्यवस्था करे। जिस राज्य में न्याय नहीं होता वो नष्ट हो जाता है, इसलिए न्याय नीति पर आधारित करना संपूर्ण व्यवस्था को या राज्य को, यह भी राजा का दायित्व है। पारस्परिक जो विवाद होते हैं प्रजा में, उनका निर्णय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। मनु ने यह निर्देश दिया है कि राज्य के द्वारा जो रिश्वतखोर हैं, जुआरी हैं, धोखेबाज, दुष्ट आदि को दंडित किया जाना चाहिए और राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए सदैव राजा को प्रयत्नशील रहना चाहिए और राज्य के कार्यक्षेत्र की विवेचना करते हुए राज्य के कार्यों में परराष्ट्र संबंधों के संचालन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनु ने कहा है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा के साथ साथ राज्य का यह भी एक प्रमुख दायित्व है कि वह युद्ध के उलझन में ना पड़े और युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य के सम्मान की रक्षा संभव हो सके। यानी जहाँ तक संभव हो युद्ध को टाला जाए और कूटनीति के आधार पर अंतर्राज्य संबंधों का संचालन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए मनु ने एक सैद्धांतिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है, जिसमें उसके मंडल सिद्धांत, राज्यों का जो मंडल है मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति, 6 लक्षणों वाली नीति को भी शामिल किया गया है और उन सब का पालन करने का राजा को निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनु का यह भी मानना है कि राजा को अश्वमेघ, विश्वविजित आदि यज्ञ करवाने चाहिए, अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार करना चाहिए और उसको शास्त्रों का पालन करना चाहिए
इस प्रकार मनु के अनुसार राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। मनु का जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए राजा और राज्य का कार्य क्षेत्र भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। जहाँ बात लोक कल्याण की आती है वहाँ राज्य का कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार मनु के राज्य का भी कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। धन्यवाद।